So we are talking about the third topic in today's daily scan initiative. This is the anti-defection law. ये क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया था, महाराष्ट्र के स्पीकर को एक डेडलाइन ऑफर की थी. ये डेडलाइन 31 दिसंबर तक की थी कि उसे डिफेक्शन प्ली में डिसाइड करना है इस डेट तक. तो यदि आपको बैकग्राउंड बता दूं तो हुआ ऐसा था कि जो महाराष्ट्र का केस था उसमें जो शिवसेना थी, शिवसेना में एक था उद्धव ठाकरे का सेक्शन और दूसरा था एकनाथ शिंदे. अब जो ओरिजिनल शिवसेना जो उद्धव ठाकरे थी उनसे एक सेक्शन ऑफ शिवसेना ब्रोक आउट हो गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ एकनाथ, और इन्होंने अपना गवर्नमेंट के लिए क्लेम किया था. अब उद्धव ठाकरे ब्लॉक ने क्या कहा, बिकॉज ये हमारे पार्टी से ब्रेकआउट किए हैं, देयरफॉर दिस इज टर्म्ड एज अ डिफेक्शन, एंड इस वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल है उसके अंडर में इन सारे एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए. तो यही बातें हैं जो अभी के केस में ये सारा मुद्दा है. तो एकनाथ शिंदे ने, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन इंपोज की है कि इस डेडलाइन तक स्पीकर को डिसाइड करना पड़ेगा. तो दिस इज द इशू. नाउ दिस इज इन जनरल. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है यहां से आता है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगातार पिछले 1-2 साल से यदि आप देखोगे ये टॉपिक न्यूज में रह रहा है, कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. तो इस टॉपिक को आज अपन पढ़ते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इस टॉपिक का. तो यदि अपन 1960s का टाइम देखें तो उस समय फ्रीक्वेंट डिफेक्शन होता है. डिफेक्शन मतलब क्या होता है, आसान भाषा में बताऊं तो लेट अस से ये एक पार्टी है बीजेपी, ये एक पार्टी है कांग्रेस. यहाँ के जो एमएलएस हैं या एमपीस हैं, यहाँ पे हैं एमपीस एमएलएस, ये इधर चले गए, यहाँ के इधर चले गए. तो इट इज लाइक, इसे बोला जाता है हॉर्स ट्रेडिंग. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जहां पर जितना पैसा मिलता था वो दूसरी पार्टी ऑपोजिशन एमएलएस को खरीद लेती थी. इससे क्या होता था, सरकार अनस्टेबल होती थी और बहुत बार गिर भी जाती थी. एक बहुत फेमस केस है 1967 का. हरियाणा के एमएलए थे राम के नाम से. इन्होंने एक फोर्टनाइट में, मतलब एक नाइट में 3 बार पार्टी बदल ली. कांग्रेस से दूसरी पार्टी में गए, दूसरी पार्टी से वापस कांग्रेस में आ गए. इसलिए इस फिनोमिना को आया राम गया राम भी कहा जाता है. दिस इज द सिचुएशन ऑफ 1960s. 70s में भी ऐसा था. तो 1969 में एक कमिटी का गठन हुआ अंडर द देन होम मिनिस्टर वाईबी चौहान. चौहान कमिटी के नाम से जानी जाती है. इस कमिटी ने रिकमेंड किया कि भैया एंटी डिफेक्शन लॉ को लाने की जरूरत है. एज अ रिजल्ट 1985 में इस लॉ को दोनों हाउसेस ने पास कर दिया. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना. इसके तहत 10th शेड्यूल, एक पूरा का पूरा शेड्यूल ऐड किया गया, and that this law came to be known as anti-defection law. So this is a little background of anti-defection law. तो इस लॉ के तहत हुआ क्या कि नॉर्मली यदि आप समझोगे ये डिफेक्शन आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड कैंसिल हो गया, ये परमिटेड नहीं है. यदि कोई ऐसा करता है तो क्या होगा, उसकी जिस सीट में वो लड़ा था वो सीट ही खारिज हो जाएगी. दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ. अब इसके लिए 3 मेजर प्रोविजंस हैं. यदि फॉर एग्जांपल कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कोई इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर है, उसने आईएनसी की टिकट से इलेक्शन लड़ा, जीता, और यदि वो जीतने के बाद आईएनसी की मेंबरशिप छोड़ दे, वो किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहे, तो क्या होगा, उसकी सीट ही वैकेंट मानी जाएगी. ठीक है. देयरफॉर दैट एमपी और एमएलए सीट वुड गो वैकेंट. तो व्हेन ही वॉलंटरी गिव्स अप मेंबरशिप ऑफ हिज पॉलिटिकल पार्टी. दूसरी चीज क्या होती है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है विप का. विप क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो हाउस होता है, चाहे वो सेंटर में पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर इन द स्टेट हो, वहां पर एक फ्लोर लीडर को डेजिग्नेट करता है. दिस फ्लोर लीडर इज नोन एज विप. तो कांग्रेस का अलग विप होगा, बीजेपी का अलग विप होगा, टीएमसी का अलग विप होगा, यदि उनका रिप्रेजेंटेशन है वहां पर. तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो इंडिविजुअल एमएलए है या एमपी है
उसे उसी डायरेक्शन में वोट करना पड़े जो विप ने ऑर्डर इशू किया। तो लेट्स से कांग्रेस ने इशू किया कि सारे को यस वोट करना है एक फेवर में, तो यदि कोई कांग्रेस का कैंडिडेट विप के अगेंस्ट जाके नो वोट करता है तो ही वुड बी कंसिडर्ड कि उसने एंटी डिफेक्शन लॉ को वायलेट किया है एंड ही वुड बी लायबल टू बी सस्पेंडेड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। ठीक है, ऐसा ही 15 दिन का टाइम दिया जाता है। यदि विप ने या पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दी है कि आप इस वोट पर प्रेजेंट रहो, इस अकॉर्डिंग वोट करो, इन वार्निंग पीरियड में 15 दिन की वार्निंग देके एक एमपी या एमएलए इस से हट सकता है। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो ही इज लायबल फॉर गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ मेंबर्स बिलोंगिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी। यदि अपन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं जो बीजेपी, कांग्रेस या कोई अदर को नहीं ज्वाइन करे, यदि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिए तो ये माना जाएगा ये सस्पेंड हो जाए। ठीक है, ऐसा ही नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का है, इफ दे ज्वाइन अ पार्टी 6 मंथ्स आफ्टर इलेक्शन। नॉमिनेटेड मतलब कुछ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं स्टेट में और सेंटर में, जैसे राज्यसभा में, ठीक है, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उनके पास यदि वो 6 महीने के इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के 6 महीने के बाद यदि वो कोई पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो दे वुड बी कंसिडर्ड डिस्क्वालिफाइड। मतलब कि इन द 6 मंथ्स आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, फर्स्ट 6 मंथ्स ये किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द आइडिया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि यदि कोई आप पोस्ट एक्सेप्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल द पोस्ट ऑफ गवर्नर, फॉर एग्जांपल द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर एग्जांपल द पोस्ट ऑफ स्पीकर, तो यू कैन रिजाइन। हालांकि इंडिया में स्पीकर के लिए कोई बहुत मेजर प्रोविजन नहीं है और आप देखोगे स्पीकर इंडिया में रिजाइन भी नहीं करता है, लेकिन यदि आप सिस्टम ऑफ यूके देखोगे तो वहां पर स्पीकर को अपनी पार्टी से रिजाइन करना पड़ता है, तभी जाकर वो इस पोस्ट को एक्सेप्ट करता है। तो ऐसे सारे डिफेक्शन के अंदर नहीं आते हैं। सिमिलरली यदि पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर हो जाए, यदि 2 पॉलिटिकल पार्टी का मर्जर हो जाए तो भी ये होगा। मर्जर क्या कब माना जाता है? व्हेन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, when 2/3 of the members of the party, जैसे ये पार्टी है इसके 2/3 मेंबर्स जो हैं निकल के एक नई पार्टी के साथ जुड़ जाए तो इस कंडीशन में डिफेक्शन नहीं माना जाता है। तो इन द केस ऑफ महाराष्ट्र इसी क्लॉज को यूज किया जा रहा है और दे आर ट्राइंग टू यूज दिस क्लॉज टू एस्केप। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ द पार्टी। यदि एक पार्टी है उसके 1/3 ऑफ द मेंबर्स स्प्लिट कर जाते हैं तो भी उसे डिफेक्शन नहीं माना जाता है, लेकिन ये 2003 अमेंडमेंट में इसे हटा दिया गया था। तो अब ये प्रोविजन नहीं है, मतलब कि अब यदि पार्टी स्प्लिट होती है तो भी इसको डिफेक्शन माना जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पावर ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। तो जो चेयरमैन या स्पीकर रहता है उनके पास डिस्क्वालिफिकेशन का पावर होता है, नॉट सुओ मोटो, मतलब कि ये मेंबर्स हैं, इन मेंबर्स को स्पीकर को कंप्लेन करनी पड़ेगी तभी जाकर वो इस मुद्दे को उठा सकता है, ऐसा नहीं वो खुद में उठा के किसी को डिस्क्वालीफाई कर दे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज यदि अपन इस एंटी डिफेक्शन लॉ में यदि अपन 10th शेड्यूल में पढ़े तो मेजर इश्यूज क्या हैं, दैट इज ऑल्सो वन मेजर थिंग। तो सबसे पहले आप देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है। अभी अपन ने बात करी स्पीकर होगा इन केस ऑफ लोकसभा या चेयरमैन होगा इन केस ऑफ राज्यसभा। ऐसा ही सिमिलर अरेंजमेंट स्टेट लेवल पर भी होगा। इंडिया में क्या ये पार्टी से एग्जिट करते हैं? नहीं, सो दे रिप्रेजेंट पार्टी, पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। देयरफॉर क्या वो टोटली नॉन बायस हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, और ऐसे बहुत सारे रिसेंट में केसेस मिले हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारे जैसे कि सेकेंड ARC, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया है कि इंस्टेड ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट और चेयरमैन एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट और गवर्नर शुड बी द पर्सन हु इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डिफेक्शंस हैव कंटिन्यूड। 1985 में लॉ पास हुआ, अभी तक मामला चल रहा है, मतलब कि इशू तो है। देयरफॉर लोग इनोवेटिव मेजर जैसे कि मर्जर, क्रॉस वोटिंग इस तरीके का यूज हो रहे हैं, एंड दे हैव यूटिलाइज द पावर ऑफ स्पीकर और चेयरमैन टू सर्कमवेंट द प्रोविजंस। लास्ट इज रिड्यूसेस द अकाउंटेबिलिटी ऑफ
द लेजिस्लेचर। अब आप एक बात समझो, जैसे एक कंस्टिट्यूएंसी है, ठीक है, लेट अस से ये कानपुर कंस्टिट्यूएंसी है, यहां का जो एमएलए या एमपी होगा, इसे किसे इलेक्ट किया? यहां के लोगों ने किया। ये लोग क्या करेंगे? दे एक्सपेक्ट, दिस पीपल एक्सपेक्ट एमपी एंड एमएलए टू टेक अप देयर कॉज, बट ये एमपी या एमएलए को किसका ऑर्डर फॉलो करना है? विप का फॉलो करना है, पॉलिटिकल पार्टी का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना है। तो यदि कोई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर विप और पीपल के ऑर्डर मैच ना करें, तो क्या होगा? तो बाय डिफॉल्ट यदि आप समझो तो एमपी या एमएलए को विप का ही ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, लोगों को इग्नोर करके। तो ये माना जाता है, ये डेमोक्रेसी का जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी लाता है, उसके अगेंस्ट है ये, ठीक है। दैट इज वन मेजर इशू इन दिस केस। अब इसके अगेंस्ट यदि आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कोर्स करेक्शन फॉलो किया था 1992 में ही, कि हो तो होलान केस आया था। इसमें यह बोला गया था जो स्पीकर है या चेयरमैन जो भी डिसाइड करता है वो एक ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करता है। तो यदि आपको पता होगा 323 आर्टिकल एंड प्लस 323 ए के अंडर आर्टिकल में एक केस हुआ था, चंदा कुमार केस। इसमें यह बोला गया था कि इफ यू आर एक्टिंग एज अ ट्रिब्यूनल, देन बेसिकली ये ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, तो ट्रिब्यूनल इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू, यही कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, कि तो होलान केस में बोला कि स्पीकर व्हाइल प्रिसाइडिंग ओवर द एक्शंस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ एक्ट एज अ ट्रिब्यूनल, और यदि वो ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट कर रहा है तो इट विल बी सब्जेक्टेड टू द ऑर्डर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मीनिंग टू से इज, जो ऑर्डर उसने पास किया, सुप्रीम कोर्ट कैन गो इनटू द करेक्टनेस ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट इज, यदि अपन एमसीक्यूज देखें तो विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। Which of the above are correct? Correct statements identify करना है। The law specifies that a nominated legislature cannot join any political party within 6 months. गलत हो गया। अपन ने देखा 6 महीने के बाद ज्वाइन नहीं कर सकता, पहले 6 मंथ्स में ज्वाइन कर सकता है। The law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a case. True. In fact, this is one of the major limitation. अपन ने देखा ना अभी, इसीलिए अपन ने देखा सुप्रीम कोर्ट को अभी वर्डिक्ट में बोलना पड़ा, एक टाइम फ्रेम दिया गया कि आप एक टाइम फ्रेम को अवॉइड करो, लेकिन जो ओरिजिनली है इस पे कोई टाइम फ्रेम नहीं मेंशन की गई है। बिकॉज द 10th शेड्यूल डज नॉट मेंशन द टाइम फ्रेम, देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंपोज, बिकॉज इतने समय से ये केस ऐसे ही चले जा रहा था। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? 1 तो गलत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, डेफिनेटली 2 ही आंसर होगा, ठीक है। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एग्जेम्पशंस गिवन अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अगेन करेक्ट पूछा है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन सम कंडीशंस। ट्रू, देखा है अपन ने, व्हेन 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पार्टी, तो उस केस में डिफेक्शन लॉ नहीं अप्लाई होता। अ पार्टी में merged with another, or the two may form a new party if 2/3 of the members of the legislature decide to merge with another party. Same है, तो both 1 and 2 statements are correct. अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Has the 10th, ये मेंस का है, 10th शेड्यूल और एंटी डिफेक्शन लॉ been able to ensure political stability? Critically analyze. तो इसमें अब देखो, क्रिटिकली एनालाइज जब बोलता है, दिस टर्म्स मतलब कि होता है आपको दोनों यस भी करना है, दोनों नो भी करना है। तो यदि आप यस करोगे, तो यदि आप 1960s का केस देखोगे तो डेफिनेटली 1960s से डिफेक्शन तो कम हुआ है, लेकिन डिफेक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीटली रूल्ड आउट, यही आपको एग्जांपल देके समझाना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ केसेस हैव कम डाउन बट केसेस कंटिन्यू। इनफैक्ट इन द रीसेंट टाइम्स, पिछले कुछ सालों में और ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड इन द कंक्लूजन यू विल गिव सम सॉल्यूशंस कि कैसे एंटी डिफेक्शन लॉ को और इंप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। एंड यू कैन बिगिन सच क्वेश्चन बाय राइटिंग बैकग्राउंड। यू कैन मेंशन अबाउट हॉर्स ट्रेडिंग, यू कैन मेंशन अबाउट आयाराम गयाराम केस 1969 967, इस तरीके से आप आंसर करके कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।
I hope you like the video. So we'll be uploading daily scan on the basis of newspaper daily 7 p.m. or 6 p.m. Most probably we'll do it on 6 p.m. नहीं हुआ तो 7 p.m. में अपलोड करेंगे. ठीक है, 3 to